आईपीओ का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। इनफैक्ट अभी के टाइम में जितने भी नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनमें से एक बड़ा पोर्शन आईपीओ ड्रिवन होता है, क्योंकि ये अब कोई हिडन ट्रिक नहीं है कि हम जितने ज्यादा अकाउंट्स एक आईपीओ में अप्लाई करेंगे हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसलिए लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसी स्ट्रेटजी के साथ हर एक आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इससे नो डाउट आपकी अलॉटमेंट चांसेस जरूर इंक्रीज होंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं या कहीं कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं, पर उनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। तो आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए अगर हम माइंडफुल रहे तो ऐसा नहीं कि हमें शॉर्ट अलॉटमेंट मिल जाएगा या प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट हम अपनी आईपीओ एप्लीकेशंस को और अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आईपीओ में जो 3 कैटेगरी होती है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, इनमें से अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हर एक अच्छे आईपीओ में आप बिग एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये कैटेगरी सबसे कम ओवर सब्सक्राइब होती है। यानी इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रिटेल या स्मॉल एचएनआई के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं। इवन एक अच्छी बड़ी साइज वाले आईपीओ में तो बिग एचएनआई कैटेगरी मुश्किल से 8-10 गुना ही ओवर सब्सक्राइब होती है। यानी बस 8-10 लोगों में से ही किसी एक को अलॉटमेंट मिल जाता है, जबकि रिटेल या स्मॉल एचएनआई में तो जनरली ये नंबर 100 से भी ज्यादा होता है। हालांकि बिग एचएनआई कैटेगरी के कम ओवर सब्सक्राइब होने का एक कारण भी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है 10 लाख रुपए। यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 10 लाख रुपए का लिक्विड फंड होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता, बट हाँ, अगर आप कैपेबल हैं तो आपको नो डाउट बिग एचएनआई कैटेगरी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब हालांकि इसमें अलॉटमेंट का सिस्टम थोड़ा अलग है, जिस पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लें, ताकि इसमें अलॉटमेंट का प्रोसेस आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। अब दूसरा पॉइंट है मैन मोड आईपीओ वर्सेज एसएमई आईपीओ। मान लो किसी सेम टाइमलाइन पर 2 आईपीओ ओपन है, एक तो मैन मोड है और दूसरा एसएमई आईपीओ, और सपोज आपके पास लाख सवा लाख रुपए है, जिससे आप या तो एसएमई आईपीओ का 1 लॉट अप्लाई कर पाएंगे या फिर मैन मोड आईपीओ में अपने सब फैमिली मेंबर्स की 7-8 एप्लीकेशंस लगा पाएंगे। अब यहाँ बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो एसएमई आईपीओ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि मैन मोड या एसएमई आईपीओ में से आपको कोई एक आईपीओ चूज करना पड़े, देन ऑलवेज गो फॉर मैन मोड आईपीओ, क्योंकि एसएमई सेगमेंट के कंपैरिजन में मैन मोड आईपीओ की इश्यू साइज कहीं ज्यादा होती है। तो जहां एक मैन मोड आईपीओ 50 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है, वहां एसएमई इजीली 500 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हमेशा मैन मोड आईपीओ में ज्यादा होते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि अगर एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिला तो हमें 1 लाख रुपए से भी ज्यादा के शेयर्स मिलेंगे, जबकि मैन मोड आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में बस 15,000 रुपए के ही शेयर्स मिलते हैं। तो नो डाउट प्रॉफिट हमें एसएमई आईपीओ में ज्यादा हो सकता है, बट अगर अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो मैन मोड आईपीओ में ज्यादा होती है। और वैसे भी अगर हम 7-8 एप्लीकेशन लगाते हैं तो 1% चांस तो ये भी रहता है कि हमें एक से भी ज्यादा अकाउंट में अलॉटमेंट मिल जाए, तो वो तो फिर हमारे लिए सोने पर सुहागा है। इसलिए एसएमई आईपीओ की बजाय हमेशा मैन मोड आईपीओ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अब यहाँ एसएमई वर्सेज मैन मोड में तो हमने मैन मोड आईपीओ को चूज कर लिया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही टाइमलाइन पर 2-3 मैन मोड आईपीओ ही ओपन रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हम किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करें या सब आईपीओ में 1-1, 2-2 लॉट के लिए अप्लाई कर दें। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बस लिस्टिंग गेन्स को ही टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसकी जीएमपी सबसे ज्यादा है आप उसी आईपीओ को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन सेम इसी हाई जीएमपी के कारण सब लोग उसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो वो ओवर सब्सक्राइब भी ज्यादा होगा और उसमें अलॉटमेंट मिलना उतना ही टफ रहेगा। तो सिर्फ जीएमपी पर फोकस करने की बजाय अगर आप 1-2 चीजें और भी देखेंगे तो ओवरऑल एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, जिसमें एक तो आपको ये देखना है कि उस आईपीओ की इश्यू साइज कितनी है, और दूसरा अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रिटेल पोर्शन कितना है, क्योंकि जनरली रिटेलर्स के लिए 35% शेयर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो उसमें रिटेल पोर्शन बस 10% ही होगा, जो कि एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रही है और दोनों का आईपीओ सेम टाइमलाइन पर है। अब इसमें से एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जबकि XYZ का आईपीओ है 500 करोड़ रुपीज का। एबीसी की जीएमपी है 80% और XYZ की है 50%। वही रिटेल पोर्शन दोनों ही आईपीओ में 35% है। यानी कि एबीसी में रिटेलर्स के लिए है 350 करोड़ रुपीज के शेयर्स, जबकि XYZ में है 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। अब ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि रिटेलर्स के लिए शेयर्स भी इस आईपीओ में ज्यादा है और इसकी जीएमपी भी ज्यादा है,
तो सब लोग एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में ही अप्लाई करेंगे और हमें भी इसी आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा ट्विस्ट करें और एबीसी लिमिटेड की जीएमपी कर दे 50% और एक्सवाईजेड की 80%, यानी कि हमने जीएमपी को एक्सचेंज कर दिया है। तो अब यहाँ ये है कि एक तो एबीसी लिमिटेड का आईपीओ है जिसकी इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, जीएमपी है 50% और रिटेल पोर्शन है वही 35%, यानी कि 350 करोड़ रुपए के शेयर्स रिटेलर्स के लिए है। और दूसरा आईपीओ है एक्सवाईजेड लिमिटेड का, 500 करोड़ रुपीज की उसकी इश्यू साइज है, 80% जीएमपी, 35% रिटेल पोर्शन, यानी कि सेम वही 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स। तो अब इस सिचुएशन में मोस्टली लोग एक्सवाईजेड की जीएमपी देखेंगे कि चलो इसकी जीएमपी एबीसी लिमिटेड से ज्यादा है और एक्सवाईजेड में अप्लाई कर देंगे। तो अब एक तो सब लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी जीएमपी ज्यादा है, और दूसरा इसमें रिटेलर्स के लिए शेयर्स कम है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब बहुत होगा, तो इसमें अलॉटमेंट टफ रहेगा। दूसरी तरफ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी 50% है, जो कि कोई खराब नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जीएमपी एक्सवाईजेड के आईपीओ से कम है तो इसमें उतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें वैसे ही कम आएगी। और फिर रिटेल पोर्शन 350 करोड़ रुपीज है, तो एक्सवाईजेड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ एबीसी लिमिटेड की जीएमपी जरूर थोड़ी कम है, लेकिन इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा पहले एबीसी लिमिटेड टाइप के आईपीओ में अपने सब अकाउंट से अप्लाई करता हूँ और फिर अपने रिमेनिंग फंड्स के अकॉर्डिंग बाकी आईपीओ में प्लान करता हूँ। अब इनमें रिटेल पोर्शन का क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ वही फर्स्ट सिनेरियो है, एबीसी लिमिटेड का आईपीओ 1000 करोड़ रुपए का जिसकी जीएमपी है 80% और एक्सवाईजेड का 500 करोड़ रुपीज का आईपीओ है और उसकी जीएमपी 50% है। लेकिन रिटेल पोर्शन एबीसी लिमिटेड का 10% ही है, यानी कि रिटेलर्स को एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स दिए जाएंगे, जबकि एक्सवाईजेड का रिटेल पोर्शन वही 35% है जो कि हुआ 175 करोड़ रुपीज। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, अगर लोग सिर्फ जीएमपी देखेंगे तो वो एबीसी लिमिटेड की है 80%, जबकि एक्सवाईजेड की जीएमपी 50% ही है। और तो और अगर टोटल इश्यू साइज भी देखें तो वो भी एबीसी लिमिटेड की ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग बस ये दो चीज देखकर ही एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो आईपीओ की डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे दे विल नो कि एबीसी लिमिटेड की इश्यू साइज भले 1000 करोड़ रुपीज हो, लेकिन इसमें रिटेलर्स के लिए बस 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स ही है, जबकि दूसरी तरफ एक्सवाईजेड के आईपीओ में रिटेलर्स को 175 करोड़ रुपीज के शेयर्स दिए जाएंगे। तो अगेन वही बात है कि टोटल इश्यू साइज 2x होने के बावजूद भी रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एबीसी लिमिटेड की बजाय एक्सवाईजेड के आईपीओ में ज्यादा होंगे। जरूर इसकी जीएमपी थोड़ी कम है, लेकिन अगर यहाँ 100 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है और यहाँ बस 20 में से ही किसी एक को अलॉटमेंट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा इसी आईपीओ को प्रीफर करूंगा। अब एक लास्ट सिनेरियो हम और लेते हैं, इसमें दोनों आईपीओ की इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपीज, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एबीसी लिमिटेड का है 50% और एक्सवाईजेड का है 100%, यानी कि एक्सवाईजेड के आईपीओ में पैसे डबल होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं रिटेल पोर्शन एबीसी के आईपीओ में 35% और एक्सवाईजेड के आईपीओ में 10%, यानी यहाँ रिटेलर्स के लिए 100 करोड़ रुपीज के शेयर्स और यहाँ वही 350 करोड़ रुपीज के शेयर्स हैं। अब वैसे तो आपने आइडिया लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भले एक्सवाईजेड की जीएमपी 2 गुना ज्यादा है, लेकिन एबीसी लिमिटेड के आईपीओ में रिटेल पोर्शन एक्सवाईजेड के कंपैरिजन में 3.5 गुना ज्यादा है, यानी ज्यादा जीएमपी के कारण एक्सवाईजेड के आईपीओ की हाइप बहुत रहेगी, तो ज्यादातर लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और ऊपर से रिटेल पोर्शन बस 10% ही है, तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहेगा। दूसरी तरफ क्योंकि एबीसी की जीएमपी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो जो बस एक ही आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो तो इसे इग्नोर ही कर देंगे। तो यहाँ भी वही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहेंगे, रिटेल पोर्शन ज्यादा है, तो एक्सवाईजेड के कंपैरिजन में रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब ये वैसे रफ फिगर्स हैं, लेकिन जब भी 2-3 आईपीओ सेम टाइमलाइन पर हो तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप हर एक अच्छे आईपीओ में अप्लाई कीजिए, लेकिन बाई चांस अगर चूज करना ही पड़े तो आप इस तरीके से 2-3 आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा हो और ठीक ठाक प्रॉफिट भी आपको मिल सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूपीआई वर्सेस नेट बैंकिंग। वैसे तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें सब प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ आप बस इतना जान लीजिए कि आईपीओ में अप्लाई करते टाइम आपको हमेशा नेट बैंकिंग को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। हालांकि हम चाहे नेट बैंकिंग से अप्लाई करें या यूपीआई से, हमें अलॉटमेंट मिलने ना मिलने के चांसेस तो वही रहेंगे, लेकिन नेट बैंकिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हम कितने भी अमाउंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यूपीआई की तरह 2 लाख या 5 लाख रुपए की कोई लिमिट नहीं है। और नेट बैंकिंग वाली एप्लीकेशंस में अगर हमें अलॉटमेंट ना मिले तो जनरली अमाउंट जल्दी अनब्लॉक हो जाता है कंपेयर टू यूपीआई एप्लीकेशंस। इसलिए अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो हमेशा इसी मोड से आईपीओ में अप्लाई कीजिए। हालांकि ये ध्यान रहे कि यूपीआई एप्लीकेशंस में तो कट ऑफ टाइम आखिरी दिन शाम को 5 बजे का होता है, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने से लेकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने तक का पूरा प्रोसेस हमें 5 बजे से पहले कंप्लीट करना होता है। लेकिन नेट बैंकिंग के केस में हर एक बैंक का कट ऑफ टाइम अलग अलग है। जैसे मैं बीओबी के मोबाइल ऐप से आईपीओ अप्लाई करता हूं तो उसमें कट ऑफ टाइम है शाम को 3 बजे का,
HDFC में 4 बजे तक अलाउड है, तो वहीं PNB और SBI में तो हम 2 बजे के बाद IPO अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप लास्ट दिन तक वेट कर भी रहे तो कट ऑफ टाइम से थोड़ा पहले ही अप्लाई कर दें, ताकि एन वक्त पर अगर सर्वर स्लो हो जाए या काम ही ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे हर एक बैंक की कट ऑफ टाइमिंग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं अगर आप UPI से अप्लाई कर रहे हैं तब तो 11-12 बजे के आसपास ही अप्लाई कर दे, क्योंकि कई बार बहुत रश होने के कारण ऑटो पे रिक्वेस्ट आने में 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो बाई चांस अगर आप लेट अप्लाई करते हैं और 5 बजे से पहले ऑटो पे रिक्वेस्ट नहीं आई तो आप उस IPO में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि 5 बजने के बाद ही आपको रिक्वेस्ट मिले तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें, सिंपली डिक्लाइन कर दें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो अमाउंट आपके अकाउंट में तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आपकी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये तो बात हुई कट ऑफ टाइम की। अब बात करते हैं कट ऑफ प्राइस की। तो देखिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी में IPO अप्लाई कर रहे हैं तो नो मैटर IPO अंडर सब्सक्राइब होता है या ओवर सब्सक्राइब, आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। उसके लिए UPI एप्लीकेशन हो या ASBA एप्लीकेशन, दोनों में ही कट ऑफ प्राइस का एक ऑप्शन होता है, आपको बस उसे टिक करके रखना है। लेकिन हाँ, HNI एप्लीकेशन के केस में कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं करना है, करना IPO की अपर प्राइस पॉइंट पर ही है, लेकिन कट ऑफ वाले बॉक्स को अनटिक रखना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है आई डोंट नो, बट सेबी ने जो रूल्स बना रखे हैं वो हमें फॉलो करने होंगे। और लास्ट पॉइंट भी HNI एप्लीकेशंस को लेकर ही है, और वो ये है कि HNI एप्लीकेशंस को कभी भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे रिटेल कैटेगरी में तो हम अपनी एप्लीकेशन कितनी भी बार मॉडिफाई कर सकते हैं, पर HNI एप्लीकेशंस में एक बार जिस प्राइस पर हमने जितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया वो कर दिया, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो HNI कैटेगरी में अप्लाई करते टाइम आप थोड़े एक्स्ट्रा केयरफुल रहे, ताकि फिर आगे चलकर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो IPO का प्रोसेस हमारे लिए और भी स्मूथ हो सकता है। वैसे इनमें से आपके लिए कौन सा पॉइंट नया है या ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। वहीं IPO मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, IPO में अलॉटमेंट मिलने के बाद उन शेयर्स को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।